आज जो हमारा लैब असिस्टेंट का सेकंड टॉपिक है, ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो वो है ऊष्मागतिकी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। NAMICS। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो ऊष्मागतिकी जो होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ऊष्मा है तो उसका आदान प्रदान होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी होती है तो उसके हमें 4 नियम वैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो पहला जो नियम है वो हमारा नियम होते हैं शून्यवा नियम। ठीक है, उसके बाद प्रथम नियम, ठीक है, उसके बाद द्वितीय नियम, और उसके बाद तृतीय नियम। ठीक है, तो वन बाय वन क्या है, हम इनको देखेंगे कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो हमारा आता है, देखो, शून्यवा नियम। ठीक है, तो शून्यवा नियम है तो इसका जो कथन होता है, तो सबसे पहले हम इसके कथन के बारे में देखते हैं कि इसका कथन है क्या। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जब दो निकाय या वस्तुएं किसी निकाय के साथ तापीय साम्य में है, तापीय साम्य अवस्था में हो, तो परस्पर तो परस्पर परस्पर वस्तुएं भी, ठीक है, जैसे निकाय हैं तो वस्तुएं भी तापीय साम्य अवस्था में होंगी। ठीक है, तो मतलब जैसे दो निकाय तापीय साम्य अवस्था में है तो वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में रहेंगी, और यदि वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में है तो निकाय तापीय साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट टाइप है। जैसे कि देखो, यदि ए व बी सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में हो, ए व बी भी तापीय साम्य अवस्था में होंगी, अर्थात यदि पी ए इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, पी सी हो, तो
टी ए इक्वल्स टू टी बी होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये इसका कथन निकल के आता है शून्यवाद नियम का। ठीक है, अब देखो इसकी जो बात करें अभिधारणा के बारे में, थोड़ा सा अभिधारणा देखते हैं कि किस आधार पे दिया गया है। तो अभिधारणा क्या थी इसकी, ये ताप की अभिधारणा को व्यक्त करता है। ठीक है, और इससे देखो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, तो ये हमें तापीय साम्यावस्था के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक निष्कर्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्रथम नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम, तो प्रथम नियम में क्या है, ए जैसे। ठीक है, तो इसका जो देखो कथन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कथन। तो कथन में हमारा जो पहला पॉइंट है, जैसे कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू या डेल्टा क्यू उस निकाय द्वारा किए गए बाहरी कार्य डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू, ठीक, तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, डी यू के योग के बराबर होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं इसको कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू डी यू, ठीक है, या इसको बोलते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी नियम को क्या बोलते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और जैसे बी जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, जे डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नियम हो गया। जैसे हम इसकी अभिधारणा की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो अभिधारणा है वो किस प्रकार है, देखो। ठीक है, तो अभिधारणा में जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कि कार्य व ऊष्मा का परस्पर रूपांतरण है वो इससे संभव है।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो W होता है वो समानुपाती होता है किसके, Q के। उसी प्रकार देखो, जैसे सेकंड में इसका थोड़ा सा पॉइंट लिखूं तो ऊष्मा कार्यकारी या ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है। साम्यावस्था में प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय में आंतरिक ऊर्जा होती है, जो केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये है, ये क्या हो गई, इसकी अभिधारणा हो गई। ठीक है। इसका अब देखो निष्कर्ष देखते हैं हम कि निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है। तो निष्कर्ष के ऊपर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष देखो हमें क्या निकलता है इसका। तो देखो सबसे जो पहली बात है वो क्या है, यह है मूलतः, ठीक है, या सामान्य रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है। सेकंड, जैसे हम बात करें कि डेल्टा क्यू है वह डेल्टा डब्ल्यू पथ पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जबकि डी यू है वो नहीं करता। ठीक है। क्यों? क्योंकि डी यू है वो यथार्थ अवकलन है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यथार्थ अवकलन है। तो यदि हम थोड़ा सा आगे देखें कि जबकि डी क्यू व डी डब्ल्यू नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह है जूल के नियम का विशेष रूप है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यदि हम बात करें देखो इसके
थर्ड नियम की। तो मैं इसका तृतीय नियम लिख देता हूँ। तो तृतीय नियम, ठीक है। तो तृतीय नियम का जो कथन है वो क्या है कि क्लासियस का कथन दिया जाता है इसमें। तो क्या कथन दिया कि किसी भी स्वतः चालित मशीन के लिए ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसके बारे में देखो अभिधारणा क्या दी जाती है कि ऊष्मा ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को कार्य में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी अभिधारणा। अब देखो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है हमारे पास। ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। ठीक है। तो सबसे पहला है संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड क्या है कि यदि किसी मशीन से कार्य की सतत प्राप्ति करनी है तो कुछ ऊर्जा सिंक को भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखो इसका थर्ड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये क्या आता है कि नियम आ जाता है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका तृतीय नियम के बारे में हम देखते हैं। तृतीय नियम के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि तृतीय नियम है क्या। तो तृतीय नियम, ठीक। तो नियम है तो सबसे पहले इसका कथन देखते हैं।
ठीक। तो देखो, इसका वैसे कोई पर्टिकुलर कथन नहीं है, तो ये एंट्रोपी पे आधारित है। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, नॉर्मल सा कथन है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो उसकी देखो अभिधारणा है, वो भी नॉर्मल ही है कि क्या है कि एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी, ठीक है, अव्यवस्था का मापन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। ठीक है, और उसके बाद यदि निष्कर्ष की ओर देखें तो निष्कर्ष में क्या है कि विश्व में अव्यवस्था निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा तृतीय नियम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि क्या आपकी जो लैब असिस्टेंट या सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है तो उसमें क्या है आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये क्या है, एकदम सार है। ठीक है, तो इन सार को पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।